तंवर जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो कर्ज लिया गया उससे लगभग दुगना पैसा प्रोविजन किया गया प्रदेश की तरक्की के लिए, पूंजीगत निवेश के लिए, ढांचागत विकास के लिए। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, ये मामला भी विपक्ष खूब उछाल रहा है। देखिए, पेपर लीक एक जो शब्द है, मुझे लगता है कि हमें इसको समझना पड़ेगा। अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल, इस तरह के बड़े स्पष्ट निर्देश भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने दिए थे। वो कितने धरातल पर कार्यान्वित होते नजर आ रहे हैं आपके सामने। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। प्रवीण अत्री जी मीडिया सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने विधिवत रूप से कार्यभार, अगर ये कहा जाए कि आज से ही संभाला है तो गलत नहीं होगा। भले ही ये अपने कर्म को प्रधान मानते हुए जब से ये सरकार बनी है अपनी भूमिका में हर जगह पर नज़र आ रहे थे मुख्यमंत्री जी के साथ। मीडिया सेक्रेटरी के रूप में अपनी नई भूमिकाओं और नई जो कहा जाए चुनौतियां इनके सामने रहेंगी, उन सब विषयों पर इनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रवीण जी, जिस प्रकार से आज से आपने विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला है, बतौर मीडिया सेक्रेटरी आप पहले भी क्योंकि सीएम साहब के साथ महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, तो ये सारी पत्रकारों के साथ आने वाले समस्याएं, सब चीज़ों से आप परिचित ही हैं। तो पत्रकारों के लिए फ़िलहाल कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं जिनको आप केंद्रित कर प्राथमिकता के आधार पर चलेंगे? देखिए धरनी जी, जहाँ तक कार्यभार की बात है, कार्यभार तो मैं पहले ही संभाल चुका था। कार्यभार तो मैं अपना काम तो कर ही रहा था, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि मैं अपने कार्यालय में आज पहली बार बैठा हूँ। और वजह ये थी कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया को संभालते हुए जो काम है मेरा, उसके अंदर जो व्यस्तता थी, उसकी वजह से ऐसा अवसर ही नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ देर के लिए कार्यालय में बैठ सकूं। तो आज ये अवसर मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि एक बार कार्यालय में बैठ के पत्रकार साथियों से भी जो अपनी वार्ता है, संवाद है, वो किया जाए। हालांकि पत्रकार साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम्स में अवश्य मिलते थे, लेकिन कार्यालय में बैठ के अगर किसी पत्रकार साथी की कोई समस्या है, कोई ऐसा विषय है जिसका समाधान वो पत्रकार साथी चाहता है, तो उसके लिए कार्यालय में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में मुझे आज अपने कार्यालय में पहली बार मैं बैठ के ये सब काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात है पत्रकार साथियों की समस्याएं, देखिए मेरा प्रयास पहले भी और आज भी केवल यही रहता है कि जो पत्रकारिता है एक बहुत महत्वपूर्ण और हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जोखिमपूर्ण कार्य भी है। तो पत्रकार साथियों की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान तुरंत हो, इस तरह का प्रयास मेरा हमेशा से रहा है। और कोई भी विषय ऐसा है जो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में, उनके संज्ञान में आना चाहिए, तो मैं प्रयास करता हूं कि उन पत्रकार साथियों के उस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लेके आऊँ, उनके संज्ञान में लेके आऊँ और उनके दिशा निर्देश के अनुसार उसके समाधान का प्रयास मैं लगातार करता हूँ। कैशलेस सुविधा पत्रकारों को हेल्थ के मामले में मिले, उसके लिए आपने काफ़ी सिंसियर एफर्ट किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा भी की हुई है। लेकिन धरातल पर जिसको कहा जाए कार्यान्वित होने में कोई ना कोई अभी भी बाधा नज़र आती है, जो इसको प्रैक्टिकल शेप अभी तक नहीं मिली है। वो कब तक पत्रकार आपसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हैं इस मामले में? देखिए धरनी जी, बाधा तो आप नहीं कह सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दे चुके हैं। और ये विषय, जैसा कि आपको पता है, आप हर बार इस विषय के ऊपर बात करते हैं, तो सरकार का भी ये एक तरह से मान के चलिए कि सोच है कि पत्रकार साथियों को हर वो सुविधा मिले जिस सुविधा के कारण उनका काम सरल हो सके। इससे पहले जो पत्रकार साथियों के लिए हरियाणा के अंदर काम हुए हैं, माननीय मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बहुत से इनिशिएटिव ऐसे लिए कि पत्रकार साथियों के लिए अलग अलग काम हुए, अलग अलग नीतियाँ और योजनाएं बनी। अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने भी लगातार इस बात के ऊपर चर्चा, विमर्श और आदेश संबंधित अधिकारियों को वो लगातार देते रहते हैं कि पत्रकार साथियों के जो भी विषय हैं, जैसे अब आपने कैशलेस का विषय है, कैशलेस के ऊपर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो बहुत तत्परता से सरकार ने उठाए। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि बहुत जल्द पत्रकार साथियों को इस तरह की खुशखबरी मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बात कह चुके हैं, जैसा कि आपने भी बताया। बजट सत्र 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस अभी अपने नेता की तलाश कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बजट सत्र होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रदेश का बजट जो है इस सत्र के अंदर ही आता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश करेंगे। और उसके लिए आपने देखा कि हरियाणा के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई रिवायत शुरू की, सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों को एक मंच पे बिठा के उनके सुझाव लिए गए।
कि वो क्या चाहते हैं और अपने अपने सुझाव बजट के लिए दें। अभी 2 दिन पंचकुला में ये कार्यक्रम चला और समाज के अलग अलग वर्गों के सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग समय पे लिए हैं। चाहे वो किसान वर्ग है, किसान वर्ग में भी जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनके सुझाव लिए गए, महिला वर्ग के सुझाव लिए गए, उद्योगपतियों के सुझाव लिए गए, जो अलग अलग फैकल्टी में काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके सुझाव लिए गए। तो सभी वर्गों के सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी स्पष्ट सोच है कि बजट जो है वो आम जन के हितों को देखते हुए किस तरह से हरियाणा और तेजी से प्रगति करे, क्योंकि नॉन स्टॉप हरियाणा लगातार 2014 से आप देख रहे हैं जो प्रगति हरियाणा के अंदर हुई है, आर्थिक दृष्टि से जो क्रांतिकारी परिवर्तन हरियाणा में हुए हैं। क्योंकि अगर हम प्रदेश की जीएसडीपी की बात करें 2014 से पहले के मुकाबले एक तुलना अगर हम करते हैं, हमारे प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 4 गुना हो चुकी है। हमारा बजट 2014 से पहले अगर तुलना करें तो वो लगभग 5 गुना हो चुका है। जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र के अंदर हरियाणा ने तरक्की की है, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट 2014 से पहले की तुलना अगर करते हैं लगभग 5.5 गुना हो चुका है। तो ये एक आर्थिक प्रगति हरियाणा प्रदेश ने 2014 के बाद की और उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण ये रहा है। चाहे माननीय मनोहर लाल जी के समय की बात करें या अब जैसे नायब जी अपना बजट पेश करेंगे, माननीय मनोहर लाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से बढ़ाया जाए उसके लिए आप 2014 के बाद जो बजट पेश हुए हैं, विशेष तौर पे जो बजट माननीय मनोहर जी ने बतौर वित्त मंत्री पेश किए थे, आप पहले को उठा के देखो, हर बजट में आपको एक चीज समझ में आएगी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है माननीय मनोहर जी ने बजट का 30%, 35%, 40% तक कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन करके बजट के अंदर रखा। मतलब सीधा सा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने हरियाणा में और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ होगी तो स्वाभाविक है जो आपकी रिसिप्ट्स हैं, जो आपकी आय हैं, वो बढ़ेंगी। कांग्रेस क्यों कह रही है कि कर्ज से हरियाणा डूबता जा रहा है? भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ चंडीगढ़ में ये बात कही है और कर्ज से डूबने का ही एक तरह से ये चीज़ बजट में स्पष्ट नजर आएगी। देखिए, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, लेकिन कई बार विपक्ष जो है ना अतार्किक आलोचना करता है। मतलब जो सत्य है, सत्य से दूर जाके आलोचना करता है। और मुझे लगता है राजनीति में आलोचना होनी चाहिए, अगर कोई गलत नीति है, गलत योजना है तो आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वो सत्य पे आधारित होनी चाहिए। झूठ के सहारे आलोचना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हुड्डा साहब से जब भी अवसर मिले, जब भी आप मिलें, उनसे एक सवाल पूछिएगा कि हुड्डा साहब जो आपने हरियाणा प्रदेश का आखिरी बजट पेश किया था, मैं आखिरी बजट का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, उससे पहले के भी उदाहरण है, लेकिन जो मैं आखिरी बजट का दे रहा हूं उससे आप थोड़ा सा तुलना करने में आपको आसानी होगी। उनसे ये पूछिएगा कि आपने जो प्रदेश का आखिरी बजट पेश किया था वो कितने का था, और उसके अंदर आपने जो तरक्की के लिए पैसा प्रोविजन होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, पूंजीगत खर्चा जो होता है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उनसे ये पूछिएगा वो कितना था। फिर उनसे ये सवाल पूछिएगा कि उस साल में आपने कर्ज कितना लिया था, तब आपको समझ में आएगा कि हुड्डा साहब के शासनकाल में इस प्रदेश के साथ होता क्या रहा है। कर्ज लेते हैं 11,000 करोड़ रुपए लगभग, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्रोविजन होता है वो लगभग होता है 5,500 करोड़ रुपए का। मतलब आपने कर्ज ज्यादा लिया, लेकिन प्रदेश की प्रगति के लिए खर्च होने वाला पैसा कम था। इसका मतलब है ऋण घृणेत घृतम पिबेत, जो ऋषि च्वार्क ने कहा है, हुड्डा साहब की सरकार उस पर चलती थी। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की। मनोहर जी ने जब बजट पेश किया पहला बतौर वित्त मंत्री, उसमें अगर आप देखेंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन था लगभग 30% था। और जो उस वक्त जो क्योंकि सरकार जो है वो ऋण लेती है, उसकी एक सीमा भी है, आप सब जानते हैं, 25% की एक सीमा नहीं रहती। हालांकि कोविड में वो सीमा बढ़ाई गई थी, लेकिन हरियाणा प्रदेश आज भी 25% से नीचे की उसके अंदर बना हुआ है। अगर आप उस अमाउंट को देखेंगे, मतलब मनोहर जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो कर्ज लिया गया उससे लगभग दुगना पैसा प्रोविजन किया गया प्रदेश की तरक्की के लिए, पूंजीगत निवेश के लिए, ढांचागत विकास के लिए। ये अंतर है। जो परीक्षाओं में जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, ये मामला भी विपक्ष खूब उछाल रहा है। देखिए, पेपर लीक एक जो शब्द है, मुझे लगता है कि हमें इसको समझना पड़ेगा। एक होता है पेपर लीक, एक होता है पेपर आउट। पेपर लीक का मतलब ये है कि पेपर जहां प्रिंट हुआ, जहां से पेपर ट्रांसपोर्ट हुआ, या जहां पेपर आके रखा गया, वहां से अगर पेपर लीक हो जाए, दैट इज पेपर लीक। लेकिन परीक्षा केंद्र के अंदर पेपर आ गया, परीक्षा शुरू हो गई और आधे घंटे बाद वो पेपर व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी जरिए से बाहर चला जाए, उसको कहते हैं पेपर आउट।
एक तो ये बड़ा अंतर होता है। जो अभी हमने देखा कि पेपर आउट हुआ, उसके बाद सरकार ने उस पर क्या कदम उठाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से सख्ती का रवैया अपनाया और एक बड़ा डायरेक्ट मैसेज दिया पेपर आउट करने वालों को भी और उन कर्मचारियों को भी जिन्होंने इसके अंदर कोताही बरती, वो हरियाणा के अंदर पहली बार पुलिस के बड़े अधिकारी तक सस्पेंड हुए, एसएचओ स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए, कर्मचारी सस्पेंड हुए। ये है सरकार की जीरो टॉलरेंस। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का वो निर्णय जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट मैसेज दिया कि किसी भी तरह की कोताही परीक्षा के अंदर नहीं बर्दाश्त होगी। अपराध पर नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल, इस तरह के बड़े स्पष्ट निर्देश भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने दिए थे, वो कितने धरातल पर कार्यान्वित होते नजर आ रहे हैं? वो आपके सामने है। अब आपने देखा कि एक अपराध हुआ जिसके अंदर एक कांग्रेस की कार्यकर्ता की हत्या का जो वाकया हमारे सामने हुआ, पुलिस ने 24 घंटे भी नहीं लगे, जो उसमें शामिल था उसको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अपराध होना और अपराध के ऊपर सरकार ने किस तरह की कार्रवाई की, पुलिस ने कितनी तत्परता दिखाई, दो विषय हैं। एक समय यह था कि हरियाणा प्रदेश में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था। आप 2014 से पहले के एक बेशुमार वाकया आपको याद आएंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अपराधी किस्म के लोग थे, जो गैंगस्टर टाइप लोग थे, वो जेल में बैठ के ऑपरेट करते थे। आपको ऐसे वाकया और उस वक्त के विपक्ष के ऐसे बयान और ऐसे आरोप भी याद आएंगे कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है आपराधिक तत्वों को। लेकिन 2014 के बाद हरियाणा के अंदर जिस तरह की सख्ताई इस तरह के तत्वों के ऊपर सरकार ने दिखाई है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से पुलिस अधिकारियों को बैठक के अंदर सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है और उसके हमारे सामने उदाहरण है। तो आज हरियाणा सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति बहुत सख्त है, बहुत सख्त रवैया है। हमारी पुलिस बहुत तत्परता से काम कर रही है और पुलिस ने अपनी कार्यशैली से ये दिखाया भी है कि अपराधी और अपराध हरियाणा में बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद प्रवीण अत्रे जी। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। आधिकारिक रूप से कार्यभार आज से संभाला है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जब से ये सरकार बनी है बिल्कुल दिन रात ये सक्रिय हर जगह नजर आते रहे हैं। कई राजनीतिक विषयों पर और बजट सत्र को लेकर इनसे पंजाब केसरी ने एक्सक्लूसिवली चर्चा की है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।